काउंटडाउन बता देना सर। स्पोर्ट्स बुक के लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस बार आपको साउंड भी सही आ रही होगी, तो एक बार हम वो भी चेक करवा लेते हैं आपके साथ। और दूसरी चीज, ये सबसे जरूरी चीज जो पिछली बार हुई थी वो ये हुई थी कि हमने एक छोटा सा प्रैंक किया था अपने साथी सुमित के साथ। तो मैं और फारूक हम दोनों दरअसल बैठे थे, तब सुमित आया अचानक से। दरअसल वो खाना खाने गए थे, तो उन्होंने पूछा भाई मैच का क्या हुआ, हम लाइव जा रहे हैं। तो फारूक ने बोल दिया कि फारूक तुम्हें बताओ यार क्या बोला तुमने। तो मैंने सुमित को ये कह दिया कि भाई मैच तो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मैच जो है वो 10 ओवर पर रिड्यूस हो गया और हम हार गए। पाकिस्तान जीत गई क्योंकि 10 ओवर था और वो कुछ 15-20 मिनट के लगभग गए थे। और मैंने कहा 20 मिनट में 10 ओवर हो जाते हैं सुमित, और जल्दी जल्दी मैच खत्म हो गया और पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गई। अब सुमित सर पकड़ के बैठ गया कि यार एक तो इतने टाइम बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हम इतना इंटरेस्ट से देख रहे थे और वो भी पाकिस्तान जीत गई, और वो सर पकड़ के बैठ गया साइड में। और हमने इसी सिचुएशन में लाइव ऑन कर दिया। उनको कोई नॉलेज नहीं थी, हम दोनों को पता था कि मैच रद्द हो गया। इनको लग रहा था मैच जीत गई है, और इन्होंने ये कह दिया सुमित ने कि 10 ओवर का तो मैच बहुत कम हुआ और मैच होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर ये लोग कह रहे हैं कि बारिश ने इंडिया को बचा लिया। नहीं बचा लिया कह सकते हैं। तो 266 एक अच्छा स्कोर होता है। जैसी पिच थी और पिच बारिश के बाद और नमी आ रही थी, तो ट्रैक भी स्लो होना था, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव टोटल था एक। हाँ, अगर यही टोटल करीब 200 से नीचे होता तब मैं बिल्कुल कह देता कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को बारिश ने बचाया था एशेज में, वैसे ही आज इंडिया की इज्जत बचा ली बारिश ने एशिया कप में। लेकिन ये स्कोर अच्छा था पिच के हिसाब से मैं बात करूंगा तो बेहतर, मतलब हाँ बिल्कुल। अगर स्कोर शायद 230 होता तो बहुत ही बुरा होता, लेकिन 266 इतना ही बुरा स्कोर नहीं था। 250 का एक आंकड़ा पार कर जाता तब मेंटली स्ट्रांग हो जाते। क्योंकि यू नेवर नो, बिकॉज हमने ऐसा देखा है पहले भी कि शुरू के ओवर में विकेट्स गिर जाती हैं, और जैसा सिचुएशन हो गई थी चांसेस थे कि विकेट गिर जाए। अगर मैच पूरा होता तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड गेम था। हाँ, ये है कि बारिश होने के बाद जो एक प्रेशर था वो खत्म हो गया पूरी तरह से, और ये मैच रद्द हो गया। तो चांसेस ऑब्वियसली पाकिस्तान की ज्यादा थी इंडिया से जीतने की, और अब तो खैर मैच हो नहीं रहा है। एक अपडेट ये भी दे देता हूं कि पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर गया। पाकिस्तान इज द फर्स्ट टीम टू क्वालीफाई सुपर 4 इन दिस एशिया। 3 पॉइंट हो गए हैं अब इंडिया के लिए। मतलब अब हमें एक और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वो उसका सीधा सा गणित ये है कि पाकिस्तान को एक तो अब वो पहुंच गया है टॉप पे, तो इंडिया को सिर्फ नेपाल को हराना है, और फिर इधर से श्रीलंका भी टॉप पे है, तो उधर बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में एक टक्कर रहने वाली है। अगर उन दोनों अगले मैच में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम मतलब जब नेपाल से हम खेलेंगे तो क्या हम सेम बैटिंग लाइनअप के साथ खेलते हैं या नहीं, क्योंकि आप ईशान किशन के साथ कोई रिस्क ईशान किशन खेलेंगे, लेकिन ईशान किशन का नंबर क्या रहने वाला है एक ये, और उसके बाद 2 मैच होने के बाद जब केएल राहुल की बात आएगी तो वहां पर एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप केएल राहुल को खिलाते हो तो किसकी जगह पर खिलाओगे। क्योंकि आप नेपाल वाले मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वाले मैच में वो खेलेंगे। वहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप ईशान किशन को नहीं खिला सकते, आई मीन ड्रॉप नहीं कर सकते ईशान किशन को जैसा आज उन्होंने परफॉर्म किया है। तो फिर आपके पास आते हैं शुभमन गिल, या तो आप केएल राहुल को बाहर ही रहने दो, और या फिर आप शुभमन गिल को ड्रॉप करके ईशान किशन को खिलाओ। अगर व्हाट इफ नेपाल में शुभमन गिल परफॉर्म कर देते हैं नेपाल के अगेंस्ट, क्या आप उसको काउंट करेंगे? बिकॉज देखो, मैं करूं ना करूं, मेरे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन इंडियन सिलेक्टर्स जरूर करेंगे। वो शुभमन गिल को बहुत ज्यादा बैक किया जा रहा है। तो बेसिकली शुभमन गिल जिस तरह से बैक हो रहे हैं, आई डोंट नो अगर केएल राहुल वहां पर आ जाते हैं तो क्या होगा। अगर इंडिया नेपाल से हार गया तो मोहम्मद इमरान, देखिए इंडिया नेपाल से तो खैर नहीं हारेगा, ये हम सबको पता है, लेकिन अब यू नेवर नो, इट्स अ क्रिकेट मैच, एनीथिंग कैन हैपन। जिम्बाब्वे ने भी कभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया है, स्कॉटलैंड ने हराया है, इंग्लैंड को हराया है, आयरलैंड है। तो जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं जहां पर छोटी टीम ने बड़ी टीम को हराया है। तो ठीक है, बांग्लादेश ने इंडिया को भी हराया है, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स, ऐसी बहुत सारी टीम है जिसने बड़ी टीम को हराया। ऐसा कुछ अगर हो जाता है उस दिन तो एक सैड मोमेंट होगा, क्योंकि इंडिया एशिया कप से बाहर हो जाएगा। नेपाल वाले मैच में तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग लाइनअप चेंज होगी, लेकिन हाँ, अगर जब केएल राहुल आते हैं तो जरूर ये हो सकता है कि हाँ, तो खैर मैं ये कह रहा था कि अभी ये वाली बात भी करेंगे जो सुमित कह रहे हैं, लेकिन अपनी बात कंप्लीट करते हुए मैं ये कहूंगा कि अगर नेपाल ये मैच आगे वाला मैच जीत जाता है, इसके चांसेस बहुत कम है, तो नेपाल क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं, नेपाल के पास 2 पॉइंट होंगे। हाँ, नेपाल के पास 2 पॉइंट होंगे, इंडिया के पास 1 पॉइंट होगा, तो नेपाल क्वालिफाई कर जाएगा, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं, अगर नेपाल वाला, हाँ, अगर क्योंकि इंडिया नेपाल जीत जाएगा तो
तो फिर इसका अगर मतलब ड्रॉ ये होता है है वो भी किसी वजह हाँ, से, अगर वो भी किसी वजह से तब भी ड्रॉ हो इंडिया जाता है qualify तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के 2 पॉइंट्स होंगे और नेपाल के 1 पॉइंट्स होंगे। तो बेसिकली बात अभी कुल मिलाकर ये है बेबॉन कि हंस नेपाल रहे के मैच हैं पर कि नेपाल इंडिया को हराएगा। वो हंस रहे हैं। खैर जी हाँ, खैर हम सभी उस बात पर तो खैर हंसेंगे, बिकॉज नेपाल अभी बहुत ही छोटी टीम है। नेपाल को इंडिया को हराने के लिए बहुत दमखम चाहिए, लेकिन हमने देखा जो पहला 28 ओवर नेपाल ने 30 ओवर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नेपाल ने करा था, वैसी परफॉर्मेंस कुछ आती है तो एक अच्छा मोहम्मद जैद का सवाल है कि गिल की जगह केएल राहुल टीम में ला सकते हैं, क्या बोलते हो? देखो बिल्कुल जगह है। जी हाँ, उनकी जगह मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर केएल राहुल आते हैं तो वही उनका नेपाल की रिप्लेसमेंट जो है performance वो गिल ही है। और अगर मतलब देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर नेपाल के साथ भी, अगर नेपाल के साथ गिल और ईशान दोनों आ जाते हैं, शुभमन गिल के पास एक फॉर्म लाने का टाइम है नेपाल के खिलाफ। अगर आप देखो नेपाल के खिलाफ परफॉर्म नहीं करते, देखो नेपाल ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल करण केसी और सोमपाल ने जिस हिसाब से नई बॉल के साथ बॉलिंग की थी, फखर जमान इमामुल हक को सेटल नहीं होने दिया था, तो एक तरीके से आप कह सकते हो उनका बॉलिंग लाइनअप तो स्ट्रांग है नई बॉल के साथ। दूसरी चीज, शुभमन गिल के पास एक चांस इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है आईपीएल के बाद से। आईपीएल में आप जरूर एक लंबे चौड़े स्कोर कार्ड के साथ आ रहे थे, बट आईपीएल के बाद आपने कुछ नहीं किया है। जी देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में आज कौन खेला वो सोचकर हंसना चाहिए, ठीक है। और फिर लोग कह रहे हैं कि नेपाल अच्छा खेल। देखिए, नेपाल से मैं कोई वो नहीं, नेपाल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। नेपाल ने यूएई में एशिया कप में तो उसके बहुत अच्छा यूएई को हरा करके वो आए हैं, और पीछे भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा। इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा। बाबर आजम टीम है और इफ्तिखार जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक करा, वहां पर नेपाल को बिल्कुल मतलब वो दबा दिया गया कंप्लीटली। लेकिन नेपाल ने एक्सपीरियंस रहा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। और जिस तरह से नेपाल ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है, एक चीज मैं कह सकता हूं कि हम एक अच्छा मैच देखेंगे, हम वन साइड मैच नहीं देखेंगे। जिस तरह पंडित मुकुल अवस्थी कह रहे हैं कि गिल और केएल राहुल दोनों आउट ऑफ फॉर्म हैं, तो फिर तीसरा कौन हो सकता है? संजू सैमसन और केएल राहुल दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा है हमारे साथ। तिलक वर्मा को यार बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, एशिया आपकी बात सही है, तो लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, तो शायद आप संजू सैमसन को ना ट्राई करो और आप एक आयरलैंड वाली लेकिन सीरीज में खेले हैं सब बिना विकेट कीपर, कई सारी सीरीज में वो एज अ विकेट कीपर बैकअप ना खेल के एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाए गए। तो संजू सैमसन तो बेसिकली एक अच्छा सवाल है कि ईशन को ओपन करना चाहिए और 5 नंबर पर तिलक। अब बहुत सारे निकल जाएंगे फिर तो। ईशान को हम ओपन कराएंगे तो ईशान को ओपन करा सकते हैं, देखो रोहित के साथ ओपन करेंगे। अगर गिल को बाहर आप निकालते हो, गिल की लगातार फॉर्म खराब हो रही है, और संजू सैमसन को हम मिड में ला सकते हैं, या फिर हम तिलक वर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि तिलक वर्मा ने बीते 2 मैच में थोड़ा सा निराश जरूर करा उन्होंने, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, आप उसको उस पर जज नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल का नेपाल वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक बार जैसे ही केएल राहुल के आने की बात वही चांस है, बस शुभमन गिल के पास मेरे हिसाब से वही चांस है। नेपाल वाला मैच है, अगर नेपाल वाले मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैनेजमेंट को बिल्कुल भी सोचने का वक्त रहेगा, और या फिर बिल्कुल भी सोचने का अपने आप को सोचना चाहिए, ये भी कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। केएल राहुल एक बेटर रिप्लेसमेंट होंगे वहां पर, और केएल राहुल को ही वहां पर फिर खिलाना चाहिए। और आपको फिर मेरे ख्याल से फिर ज्यादा बेहतर भी हो जाएगा, क्योंकि आप ओपन कराओगे आप रोहित को और ईशान किशन को ओपन कराओगे। यार मैं तो रोहित के बाद में नहीं हूं ओपन कराने के। देखिए रोहित, मैं तो सिंपल कह रहा हूं, आप गिल और ईशान किशन को ओपन कराइए। कुछ चीजें जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि ब्रांड की बात कर रहे थे, तो नहीं, रोहित शर्मा नीचे खेले हैं, मुंबई के लिए काफी खेले हैं, लेकिन रोहित शर्मा इज अ कैप्टन और वो खुद नीचे नहीं आएंगे। मुंबई में भी रोहित शर्मा कैप्टन है, जब वहां पर जिम्मेदारी ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है, हमने रोहित शर्मा, आपने एक चीज बोली थी क्योंकि वो आईपीएल है, आईपीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें वनडे में वो एशिया कप जैसी जगह में ट्राई नहीं करेंगे। तो वही बात है कि रोहित शर्मा, देखिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंडीशन में वो खुद को नीचे लाएंगे, वो आगे ही ऊपर आकर खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका 1-2 बार कनेक्ट हो गया तो वो एक बड़ा मैच परफॉर्म कर देंगे। ही इज अ कैप्टन, अगर एक सेंचुरी भी आ जाती है उनकी, बहुत टाइम से नहीं आए ना यार। वही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एशिया कप में एक भी सेंचुरी आ जाती है रोहित शर्मा की, तो फिर अगेन ही इज गुड टू गो फॉर वर्ल्ड कप, बिकॉज ही इज अ कैप्टन। फिर वर्ल्ड कप में अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, देन ही इज स्टिल मैं रोहित के पक्ष में नहीं, ओपन कराएं। अगर रोहित को खेला, आप नीचे आप जब मुंबई के लिए इतना कर सकते हो, तो इंडिया के लिए करने में क्या दिक्कत है? आप जब अपने फ्रेंचाइजी मुकुल अवस्थी कह रहे हैं सिलेक्टर कुछ खिलाड़ियों पर मेहरबान है भाई। अब ये मैं देखो, मैं किसी खिलाड़ी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी भी खिलाड़ी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, बट मुझे बचपन से एक कहावत सुनाई जाती थी, किस्मत मेहरबान तो है ना। तो इस तरह से मतलब कुछ भी आगे आप ले लीजिए, आपको पता है, लेकिन किस्मत के भरोसे कब तक खिलाओगे आप टीम? आपको 2013 के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं लेके आए आप घर पे, तो आपको अब सोचने की जरूरत है इस चीज पर, दिमाग लगाइए। 2013 से 2023 10 साल हो जाते हैं,
और इस 10 साल बाद आपके पास अब एक मौका है 2023 के वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर आप उसमें भी नहीं सोचेंगे, आप उसमें भी ये सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि भाई नहीं, हम तो फलाने की पोजीशन नहीं सैक्रिफाइस करेंगे क्योंकि मैं कैप्टन हूं, मैं तो अपनी जगह खेलूंगा, ये कोई वो नहीं ना एटीट्यूड। तो खैर अभी की बात तो यह है कि संजू सैमसन के पास एक मौका खुल जाएगा अगर आपको शुभमन गिल परफॉर्म नहीं करते हैं नेपाल वाले मैच में भी, तो फिर केएल राहुल का एक मतलब केएल राहुल का जो निगल है अगर वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है तो संजू सैमसन की एक जगह खुलेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि नेपाल वाले मैच में क्या इंडिया सेम प्लेइंग 11 से उतरता है। मुझे जो कि लगता है कि सेम प्लेइंग 11 से ही उतरेगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है अपने मोहम्मद हफीज, उन्होंने मैच से पहले कहा था कि इंडिया एक अच्छी टीम है बट वो कंप्लीट नहीं है अभी। ये बात काफी हद तक सही है, काफी हद तक ये बात काफी हद तक सही है। और हफीज एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक लेजेंड रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और वो उनका आकलन एक तरीके से सही भी, क्योंकि देखो अभी आपका ना कई चीजें फिक्स नहीं है कि अगर राहुल आते हैं तो कौन बाहर जाएगा। आप भले से हम कह रहे हैं कि शुभमन गिल को अभी बाहर कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट का जिस हिसाब से भरोसा है, तो हफीज की बात से मैं बहुत हद तक सहमत था। मैंने जब कल पढ़ी ये वाली चीज तो मैं वही सोच रहा था कि वाकई में आपके पास कोई बैलेंस नहीं है। अगर आपको एक खिलाड़ी को अंदर लाना है तो आपको ये नहीं पता हम किसको बाहर करेंगे। अच्छा, एक हम थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस कर रहे थे, एक ने ये सवाल भी उठाया, कह रहे हैं कि जहां विद्याधर ने कि टॉप ऑर्डर कोई भी बॉलिंग नहीं करता बैट्समैन में, जैसे सचिन और सहवाग या दादा करते थे। ये बात भी लेकिन सही है कि देखिए हमारे सौरव गांगुली बॉलिंग करते थे, ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते थे। सचिन गांगुली अच्छी बॉलिंग करते थे, सचिन अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, सचिन के तो रिकॉर्ड्स हैं यार बहुत सारे, सहवाग भी अच्छी बॉलिंग करते थे और लगातार मैच में हमने देखा है, विकेट दिया है जी हाँ, तो हमने देखा है। तो ये बात है, हमें भी थोड़ी पहले ये बात करते हैं कि इंडिया के पास बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, खास करके वो जो ऊपर आते हैं। चलो बाबर आजम की बात करते हैं, 19 सेंचुरीज है उनके नाम पे, एक लेजेंड रिकॉर्ड बनाने का आज मौका था मेरे ख्याल से। दरअसल पाकिस्तान के लिए ओडीआईज में सबसे ज्यादा शतक जो लगाए हैं वो सईद अनवर ने लगाए हैं, 20 शतक, और बाबर आजम के 19 हो चुके हैं, उन्होंने लिए थे 247 मैच। तो आज बाबर आजम के पास एक बहुत बड़ा मौका था जो कि बारिश ने छीन लिया, हालांकि बाबर आजम की सेंचुरी आना मुझे पता नहीं कितना मतलब पॉसिबल था, हो सकता मुझे लग रहा था क्योंकि जिस हिसाब की पिच थी बहुत स्लो पिच हो गई थी और वो फॉर्मेट उन्हें सूट करता है फॉर्मेट। तो आज खैर बाबर आजम के पास एक चांस था जो कहीं ना कहीं चांस छिन गया उनके हाथ से, और आज तो खैर हाँ ये बात मतलब कुछ हद तक सही है कि इंडिया के लिए ये फेवरेबल डिसीजन रहा बारिश का, लेकिन यू नेवर नो अगर स्टार्टिंग के ओवर से विकेट गिर जाती तो, क्योंकि आप मैच का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ था हम यही कह रहे थे कि शुरू के ओवरों में अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कोई भी चल जाता है, विराट कोहली में से कोई भी चल जाता तो इंडिया एक बेटर साइड में होगा। आप वो टाइम याद कीजिए जब हार्दिक पांड्या और ईशान किशन खेल रहे थे, हम खुद ही कह रहे थे कि 300 तक पहुंच सकता है अगर ये दोनों प्लेयर क्रीज पर रहते हैं तो अगर वो दोनों प्लेयर क्रीज पर रहते, जो 266 है उसमें 30 और ऐड कर दिए 296 हो जाता और हमें बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे होते। बट जैसे ही वापस से शाहीन शाह आते हैं, वो विकेट लेते हैं, तो वहां पर दोनों आउट हो जाते हैं। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट क्रिकेट मैच, क्योंकि आपको नहीं पता है कब कौन से मोमेंट में मैच चेंज हो जाए। वही दोनों में से कोई एक प्लेयर सेंचुरी मार देता तो मैच कहीं और रहता। ये इसी मैच से पहले विराट कोहली को शाहीन अफरीदी सिर्फ एक बार आउट कर पाए थे, और एक बार आउट किया था ना मोहम्मद नवाज ने, बाकी कोई पाकिस्तानी बॉलर जो इस लाइनअप में था किसी कोई आउट नहीं कर पाया था विराट कोहली को। शिखर धवन, गिल, राहुल दोनों से अच्छा। अफरीदी ने तो रोहित और विराट दोनों को बोल्ड मारा, शायद पहली बार ऐसा ये पहली बार हुआ है कि रोहित कोई भी दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी भी बॉलर ने बोल्ड करके आउट करा दोनों को एक इनिंग के तो आज शाहीन शाह ने अपने नाम एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली है। हाँ, पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने एक मैच में ही दोनों एक धुरंधर बैट्समैन, दोनों इंडिया के पिलर्स को बोल्ड करा है। रोहित शर्मा की बात करते हैं एक बार छोटे से। पिछले साल 2018 वाला जो एशिया कप था, यानी कि जो वनडे फॉर्मेट में था, उसमें हांगकांग के वर्सेस 22 गेंदों में 23 रन, फिर 39 गेंदों में पाकिस्तान के खिलाफ 52 रन, 104 गेंद बांग्लादेश के खिलाफ 83 नाबाद रन, फिर पाकिस्तान के खिलाफ 111 रन, मतलब और एक हाफ सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ, एक सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आज वो नहीं चल पाए। और ये मतलब वही जो हम बात करें रोहित शर्मा के बारे, जब बात आएगी मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि रोहित शर्मा जैसे विराट कोहली का एक पैटर्न है ना, अब तो खैर आई थिंक विराट कोहली इस पर काम करे, बाहर जाती हुई बॉल को, लेकिन हाँ वो फिर भी अब उस पर काम, अब तो इतना तो वही सही कुछ रोहित शर्मा तो मार दी। हाँ, मतलब जिस बॉल पे आप उठ रहे हो, नसीम ने बॉल डाली तो हालांकि खूबसूरत देखो, विराट कोहली कवर ड्राइव इज अ डिलाइट टू वॉच। देखिए हमेशा हमने एक बात करी है कि वो आपको शायद याद होगा
सचिन तेंदुलकर आई गेस 264 था या 248 था जो SCG की सचिन पारी थी, हाँ, तो 248 था आई गेस, 264 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 200 से प्लस का स्कोर था। 248 था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। भी कवर एक भी कवर नहीं ड्राइव थी। नहीं मारी थी। सचिन की कवर ड्राइव उतनी ही अच्छी हुआ करती थी जितनी आज विराट की है, लेकिन उनको पता था कि मैं उस बॉल में लगातार आउट हो रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ जो बॉल आती है उस पर मैं लगातार आउट हो रहा हूँ। तो उन्होंने, दैट इज द डिसिप्लिन दैट यू दीज डेज यू डू नॉट सी इन क्रिकेटर्स। तो वो एक डिसिप्लिन है जो आज कंप्लीटली मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट को भी वैसा ही करना चाहिए, हालांकि काफी बार ये डिस्कशन निकला, खुद सुनील गावस्कर ने भी शायद ये बात कही है कि विराट को भी सचिन की उस अप्रोच से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि बाहर आती हुई बॉल को वो टच करते हैं, खास करके टेस्ट क्रिकेट में बाहर आती हुई बॉल को वो टच करते हैं, ड्राइव मारने जाते हैं और निक होकर के वो आउट हो जाते हैं। स्टार्क पैट कमिंस भी क्लियरली उसी फॉर्मेट पे चले गए जी थे। हाँ, तो शहरिश मोलू का सवाल है कि पाकिस्तान के सभी प्लेयर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ तो ये दिखा टीम में 2 बंदे खेल सकते हैं, टॉप ऑर्डर से अच्छा तो बुमराह खेल लिया। बिल्कुल, मतलब हम भी जैसे, ये तो हफीज वाली बात हो गई ना कि इंडिया टीम तो है, अच्छी टीम है, लेकिन कंप्लीट टीम नहीं है। और कंप्लीट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि टीम परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। आज अगर वो 2 प्लेयर नहीं चलते तो शायद हम 150 170 बॉल आउट हो जाते। आज वो 2 प्लेयर चले तो हमारा स्कोर कहीं ना कहीं जाकर के 270 266 तक पहुंच पाया। क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, कौन फॉर्म में है, कौन फॉर्म में नहीं है, किसको किस नंबर पे खिलाना चाहिए। अब हम इसमें जूझ रहे हैं, और जब तक ये चीजें साइड में हटेगी नहीं तो टीम फिक्स नहीं होगी। पता है, एशेज में देख रहा था अभी जो रिसेंट एशेज हुए थे, उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी मारी, अगले मैच में मिच मार्श ने सेंचुरी मारी। मतलब अब किसी एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक अच्छी टीम एक टूर्नामेंट जीत, एक खिलाड़ी ना, एक बहुत पुरानी कहावत है क्रिकेट में, 2-3 कहावतें बहुत पुरानी है और वो आज तक वैल्यूएबल है, आज तक वैल्यूएबल। कैचेस विन यू मैचेस, ठीक है, कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे। इसी तरह से एक खिलाड़ी आपको मैच जिता सकता है, टूर्नामेंट नहीं। वो फेलियर आएगा, ऐसा कोई नहीं कि आपको 5 मैच खेलने हैं और मैं पांचों के पांचों में आपको सेंचुरी मार के दूंगा। आपके पास एक से ज्यादा खिलाड़ी होने चाहिए जो आपको एक स्टेबिलिटी दें, ताकि आप पे प्रेशर ना रहे। या आप 2 खिलाड़ी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थे, वो दोनों फ्लॉप हुए। चलो ठीक है, बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात की जाएगी उस चीज को लेकर के उन्होंने पेसर्स का इस्तेमाल सही से नहीं किया, लास्ट में लेके आए, ओवर भी बच गए, लास्ट में एकदम बंडल की तरह समेट दिया यार इंडिया टीम को पाकिस्तानी पेसर्स ने। तो स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिल रहा उस ट्रैक पे जिस पे स्पिन्स का रिकॉर्ड अच्छा है। तो इस तरह से थोड़े से सवाल खड़े होंगे, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे भी सवाल खड़े होंगे। जैसे कि 2011 की मुझे वो बात याद आ गई कि जब वो चल रहा था वर्ल्ड कप, हर एक मैच में 2011 के वर्ल्ड कप में एक हीरो निकलता था, हर एक मैच में। कभी गौतम गंभीर अच्छा खेल रहे हैं तो सहवाग ने शतक मार दिया, सचिन अच्छा खेल रहे हैं तो विराट ने शतक मार दिया। ऐसा ये बात है। अगर मतलब देखिए, सबसे बड़ा जो अभी की टीम में और सबसे बड़ा 2000, अब मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा और मैं अपनी राय भी दूंगा। आपको क्या लगता है 2011 की टीम जो वर्ल्ड कप जीत कर आई थी और अभी की जो टीम है, दोनों टीम में क्या मेजर डिफरेंस है? आपको क्या लगता है क्या मेजर डिफरेंस है उस टीम में जो 2011 में खेल रही थी और आज की टीम में जो मेजर डिफरेंस है? मुझे जो मेजर डिफरेंस दिखता है वो ये है कि उस टाइम हमें, जैसा अभी आप कह रहे थे या थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आशीष नेहरा की टीम को पता है कि किस प्लेयर की क्या जिम्मेदारी है, वैसे ही 2011 की टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको पता था कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर सहवाग और गंभीर आ रहे हैं उनको पता है क्या जिम्मेदारी है, अगर सचिन आ रहे हैं उनको पता है क्या जिम्मेदारी है, और अगर युवराज आ रहे हैं उनको पता है उनकी क्या जिम्मेदारी है। अभी एट दिस मोमेंट जिम्मेदारी शायद पता है लेकिन जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है। आपको पता है ना कि एक बंदा ओपन करेगा, अगर सचिन सहवाग ओपन कर रहे हैं, गंभीर 3 पे खेल रहे हैं तो सचिन सहवाग विस्फोटक खेलेंगे, सचिन पारी संभालेंगे, सहवाग आउट हो जाते तो गंभीर आ जाते थे। गंभीर ने मैच जिताए हैं कई सारे, फिर उसके बाद सुरेश रैना, विराट कोहली, इस तरह से मतलब एक चलिए आप युवराज सिंह, तो इस तरह से एक बड़ी टीम निकल कर आती थी यार। आपने याद कर लिया, तो अब ऑलराउंडर बताइए उसमें कितने थे? देखो उसमें ऑलराउंडर बहुत सारे थे। आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर मानेंगे तो आपके प्रॉपर ऑलराउंडर में रैना, युवराज हुआ। देखिए रैना, युवराज और ये प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर की बात करें, सहवाग हो गए, सचिन हो गए, काफी सारे ऑलराउंडर हमारे पास टाइम, यूसुफ पठान हो गए, इरफान पठान हो गए, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब हमारे पास काफी सारे ऐसे वो टीम थी यार। अभी फिलहाल के टाइम में 2 चीजें चेंज हुई है। एक तो पहला पास इसलिए एडवांटेज सबसे बड़ा एक हमारे पास टीम क्या चेंज हुई है कि हम बैटिंग डेप्थ ढूंढने निकले हैं। हमें बैटिंग डेप्थ मिल रही है, लेकिन उस बैटिंग डेप्थ में बॉलिंग कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। और उस टाइम पर जब हमारे पास बॉलर एवरेज थे शायद या कुछ अच्छे भी थे तो हम मैनेज कर लेते। आज के टाइम पर हमने बुमराह को निकाला तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हम बैटिंग डेप्थ
आज ही का मैच देख लीजिए, हमने शमी को बिठाया इसलिए कि हमें बैटिंग डेप्थ में बैटिंग डेप्थ, क्या फायदा उस बैटिंग डेप्थ का? उस बैटिंग डेप्थ का कोई खास फायदा हुआ नहीं। और उसी तरह से हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके पास बॉलिंग की स्किल्स नहीं है। हाँ। तो ये हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑलराउंड, आज अब ऑस्ट्रेलिया टीम को देख लीजिए आप, उनके पास ऑलराउंडर भरे हुए हैं, टॉप क्लास ऑलराउंडर। देखो स्टीव स्मिथ बॉलिंग करते, पहले बॉलर एज अ बॉलर टीम में आए थे, मिच मार्श, कैमरन ग्रीन, और इसके अलावा आपका टिम डेविड हो गया, कैमरन ग्रीन है, पैट कमिंस आपकी बैटिंग करते हैं, मिचेल स्टार्क आपकी बैटिंग करते हैं, एडम जैम्पा एक स्पिनर के साथ साथ अच्छा बैट रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब एक बॉलिंग लाइन, एक डेविड वार्नर को छोड़ दिया जाए तो स्टीवन स्टोइनिस नई बॉल से बॉलिंग करके विकेट लेके देते हैं आपको, नई बॉल। मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम को आप देखेंगे तो आप मारिस लाबुशेन आपके स्पिन डालते हैं, उस्मान ख्वाजा ने बॉलिंग की है, हालांकि इतनी नहीं करवाई, ठीक है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। मेरा फिर आप 11 में से अगर 7-8 प्लेयर आपके मैक्सवेल हो गए, तो अगर 11 में से 7-8 प्लेयर ऐसे, या मैं अगर आपको कहूं तो आप 11 प्लेयर की टीम बना सकते हैं, 11-11 ऑलराउंडर में। ऑस्ट्रेलिया भी वो टीम है। हाँ। कि आप 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगे और वो 11-11 ऑलराउंडर होंगे और बेस्ट टीम। ट्रेविस हेड आपको देते हैं, तो मतलब इस तरह से मुझे ऐसा लगता है ना, एक सेम चीज इंग्लैंड के पास है, जॉस बटलर बॉलिंग नहीं करते, बाकी आप लगा लो टीम को। जॉस बटलर बॉलिंग करके इंडियन टीम का फेवरेटिज्म कभी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, ये बात वकास अली कह रहे थे कि एमएस धोनी की प्लेयर थे इंडिया में। एमएस धोनी ने जिस तरह से मिडिल ऑर्डर को संभाला था और युवराज सिंह ने जिस तरह से मिडिल ऑर्डर संभाला था, मिडिल ऑर्डर तो युवराज ने भी संभाला था, बट धोनी के पास लीडिंग टेक्निक बहुत ज्यादा थी। जी हाँ, मतलब हमने धोनी को दोनों रोल में खेलते हुए देखा। हमने धोनी को लीड करते हुए, हिट करते हुए भी देखा है। हमने धोनी को खड़े होकर के, मतलब मुझे याद है वो बैक टू बैक हाफ सेंचुरी धोनी की आती थी। वो एक तरीके से आप आते थे, होल्ड कर लेते थे, पूरी इनिंग होल्ड कर लेते थे, और जहां पर विकेट गिर रही होती थी उसको होल्ड करके आगे लेकर चले आते थे। तो जी हाँ, ये ऐसा हुआ है कि मिडिल ऑर्डर हमारा काफी स्ट्रांग रहा है एक टाइम पर। आज हम लैक कर रहे हैं उस चीज में। हालांकि आज के मैच में हमने देखा कि 2 ऐसे प्लेयर मिडिल ऑर्डर पर आकर परफॉर्म करते हैं जिनके बारे में बहुत सवाल उठ रहे थे, और शायद वो आगे हमें हमेशा मिडिल ऑर्डर में नहीं दिखेंगे। ईशान किशन की बात कर रहा हूं, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो आज आई है वो माउथ शटिंग परफॉर्मेंस है ईशान किशन की तरफ से। बिल्कुल है, हार्दिक पांड्या को देखो खिलाया जाएगा क्योंकि एक तो वाइस कैप्टन है, वो तो ठीक है, उनको ड्रॉप नहीं कर सकते आप, लेकिन ईशान किशन को हमने अब ये कह दिया है कि देखो अगर मुझे ड्रॉप करोगे तो तुमसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि एक यार आपने सिर्फ ऐसे टाइम पे परफॉर्मेंस दी शायद टीम को सबसे ज्यादा तब जब तुमसे नीड थी। आप हो सकता है कि एक सेंचुरीज भी आते हैं कई बार, लेकिन जो 82 रन होते हैं ना कई बार वो सेंचुरी से ज्यादा वैल्यूएबल कर जाते हैं। कई बार 87 रन जो होते हैं ना वो सेंचुरी से ज्यादा वैल्यूएबल। 82 रन किस कंडीशन में आए, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, किस कंडीशन में आए ये सबसे बड़ी बात है। तो अब खैर कल के मैच का नेक्स्ट मैच का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, 2 अच्छी टीम, 2 उभरती हुई टीम। अपना डेब्यू करेगा और बांग्लादेश अपने उस जो जख्म है उस पे मरहम ढूंढेगा। तो घायल शेर 2023 का अफगानिस्तान डेब्यू करेगा, पहला मैच खेलने जा रहा है, और जो बांग्लादेश जिस तरह से हार कर गया है उससे रिकवरी के लिए घायल शेर डेफिनेटली वापस आएगा। तो कुल मिला के इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। कई सारी उम्मीद है कई सारे खिलाड़ियों से। मुझे रहमानुल्लाह गुरबाज को देखना है फिर से एक बार, और मुजीब की बॉलिंग देखनी है मुझे। ये 2 मेरे लिए प्लेयर टू वॉच है इस सीरीज में। वकास अली, धवन और संजू और शुभमन गिल के बारे में पूछे। देखिए इस बारे में हमने खैर डिस्कस करा है, और हम अगले मैच में फिर से देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या प्लेइंग 11 रहती है। उस टाइम पर हम वकास और डिस्कस करेंगे इस चीज को लेकर। शिखर धवन संजू का तो आपस में कोई वो भी नहीं है। मतलब संजू को डेफिनेटली खेलना था, और गिल जिस तरह से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि केएल राहुल जब फिट हो जाएंगे तो वहां पर एक बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा, वहां पर एक डिसीजन मेकिंग वाली बात आएगी। तो वहां देखना होगा कि क्या हम शुभमन गिल को बिठा करके केएल राहुल को वहां पर लाते हैं, या फिर किस तरह से डिसीजन लिया जाता है इस चीज पर। तो वो तो खैर एक देखने की बात होगी। कल का मैच है, कल के मैच के बारे में देखते हैं क्या होता है। कल भी हम इसी तरह से लाइव आएंगे, आपके साथ मिलेंगे, इस तरह से आप मिलेंगे, इसी तरह से बात करेंगे, इस तरह से आप ज्वाइन कीजिए। काफी लोग बांग्लादेश के हमारे साथ हैं, काफी लोग अफगानिस्तान के हमारे साथ हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ते हैं वो तो खैर वो तो है ही हमारे साथ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस बारे में और बात कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ हमारी फैमिली बन करके इस चीज को आगे बढ़ाइए और मैच का मजा लीजिए। असद, ओवर टू यू। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का ये मैच है, कल आपसे मुलाकात होगी इसी के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस मैच की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है क्योंकि अफगानिस्तान एक बड़ी पीक परफॉर्मेंस से आया है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह की पारी खेली, मुजीब की बॉलिंग, तो इस तरह से एक अच्छे मैच की उम्मीद हम करेंगे, क्योंकि आज का मैच देखो कहीं ना कहीं मिस हो गई, बहुत चीजें बारिश ने खराब की। तो ऐसा उम्मीद रहेगी कल का मैच एक अच्छा हो, एक घायल शेर हमें देखने को मिले।
खैर, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमें कमेंट्स में बताते चलिएगा। साथ ही अपने सवाल तैयार रखिएगा, क्योंकि कल लाइव जब आएंगे तो बहुत सारी चर्चाएं की जानी है। तो मैं था असद, मेरे साथ फारूक और सुमित। कल आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और स्पोर्ट्स बुक को फॉलो करते जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा।